डीके राठी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं सामान्य विज्ञान में फिजिक्स या भौतिकी। जितने भी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनसे उन्हीं आधार पर मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊंगा और लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा। जितने भी मैं पाठ्य सामग्री इसके अंदर उपलब्ध कराता हूँ लेक्चर के अंदर या जिसके माध्यम से आपको पढ़ाता हूँ वो मेरी इस किताब से ग्रहण किया गया। मेरा नाम इंजीनियर डीके राठी है और मैं एक लेखक और शिक्षक हूँ। ये 9th एडिशन बाजार में उपलब्ध है, ऑनलाइन भी उपलब्ध है, आप मंगा सकते हैं। और इसमें कुल 3300 क्वेश्चन है जो मैंने शामिल किए हुए हैं। 2022 तक जितने भी प्रमुख वनडे एग्जाम हुए उनमें आए हुए क्वेश्चनों को मैंने विषयवार इसके अंदर शामिल किया हुआ है। साथ ही नीचे भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी आधारित है, तो जाहिर बात है कि सरकारी जो परीक्षाएं हैं उसमें एनसीईआरटी एक बेस होता है, उसी को आधार लेकर मैंने ये किताब तैयार करी। तो आज हम चैप्टर शुरू करते हैं फिजिक्स में सबसे पहले जो टॉपिक है जिसकी हम शुरुआत करेंगे वो है विद्युत या इलेक्ट्रिकल करंट। जब हम करंट की बात करते हैं तो हम दो माध्यम कह सकते हैं। करंट जो है दो माध्यम से संचालित होता है। एक तो करंट हम देख सकते हैं घरों के अंदर एल्यूमिनियम के तार लगे होते हैं, वायरिंग, जिनके माध्यम से जैसे हम स्विच ऑन करते हैं ऑफ करते हैं तो हम देखते हैं लाइट या तो जल जाती है या बुझ जाती है। तो उसके अंदर धातुओं के अंदर जो प्रवाह है वो किसके माध्यम से हो रहा है? वो माध्यम जो है उसे कहते हैं आवेश या फिर उसे कहते हैं चार्ज। जब कभी भी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पर चलता है तो उसी को विद्युत धारा कहते हैं, परिभाषा। इसके अलावा रासायनिक माध्यम से हम देखते हैं बैटरी के अंदर। तो बैटरी के अंदर जो बिजली का उत्पादन है उसका कारण क्या है कि उसमें हम एनोड और कैथोड नाम के दो सिरे होते हैं और उनके बीच भी हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। और उसी को इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है वो किसके माध्यम से होता है? या जब इलेक्ट्रॉन कोई तत्व दे देता है या इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तब हम उसको कहते हैं क्या? उसको कहा जाता है आवेश। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें कि सोडियम है तो सोडियम की जो कक्षा है उसकी कक्षा में क्या है, अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पर ये सोडियम है तो सोडियम जो होता है इसकी बाहरी कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वह कितनी होती है? 1। और इलेक्ट्रॉन और किसी भी तत्व को स्थायी रहने के लिए जरूरी है कि उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो 8। तो जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा किसी अन्य तत्व को। तो जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा या उसके ऊपर जो आवेश होगा उसे हम कहते हैं पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। तो जब हम सोडियम के ऊपर Na+ लगा देते हैं, यानी कि सोडियम को हमने किस तरीके से लिख लिया? Na+। तो जब हमने प्लस लगा दिया तो इसका मतलब है यहाँ पर सोडियम क्या है? सोडियम एक चार्ज है, आवेश है। ठीक है, तो एक तो परिभाषा ऊपर की तरफ दे दी, आपको परिभाषा याद करनी है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि इस किसको हम कहते हैं जो विद्युत धारा का प्रवाह है। तो विद्युत धारा के प्रवाह यानी कि किस आवेश की बात करें? केवल इलेक्ट्रॉन के। एग्जाम में भी आया था, क्या प्रोटॉन क्या न्यूट्रॉन? तो आपका उत्तर होगा जो कोई भी तत्व होता है उसके जो नाभिक होता है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं यहाँ चित्र बना दूं, ये एक नाभिक है तो इसमें प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज है और जो न्यूट्रॉन है उन पे कोई चार्ज या आवेश नहीं होता और इसके चारों तरफ जो घूमते हैं कक्षा में उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो हम जो बात कर रहे हैं विद्युत धारा की वो केवल इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहा जाता है यहाँ पर। और जो विद्युत धारा की मात्रा है किस आधार पर, या विद्युत धारा हम किसको कहेंगे? तो विद्युत धारा हम कहेंगे कि कोई भी आवेश का जो मात्रक होता है, यूनिट होती है, वो होती है कूलाम। तो कोई भी आवेश कितने दिए समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है उसी को हम कहते हैं करंट। यानी कि अगर हम एक एक कर ले, एक तो कूलाम और 1 सेकंड है तो वो करंट कहलाता है उसी को। और करंट को हम का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो एम्पियर किसके बराबर होगा? कूलाम बटे सेकंड, इसी को हम एम्पियर कहते हैं। और जैसे आई जो है ये हमेशा धारा के लिए चिन्हित होता है, करंट को दर्शाते हैं। क्यू आवेश, या इसी को क्या कहते हैं? इसी को इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। और टी जो है वो समय होता है। एक और पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, याद रहे करके मैंने दे रखा है कि विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है
यानी कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में ही होती है। ये पॉइंट जो है ये भी आपको ध्यान रखना है, और मैं आपको एक चित्र के माध्यम से यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ पर एक चित्र बना रखा है। इसमें ये तो देखिए एक बैटरी है, ठीक है। बैटरी मतलब एक सेल हो गया, मान लीजिए मोबाइल में या घड़ी वगैरह में डालते हैं तो पॉजिटिव चार्ज होता है इसमें, और एक होता है इसमें निगेटिव चार्ज। तो करंट जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा निगेटिव से, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, निगेटिव से वो किधर पॉजिटिव की ओर प्रवाह करता है। तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ई का मतलब है यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, पी का मतलब है यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा अधिक जहां पर है उससे जहां पर कमी है उसकी ओर चलते हैं। और नीचे की तरफ आप देखेंगे ये करंट लिखा हुआ है, तो करंट की दिशा क्या होगी, करंट की दिशा जो है ये इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी ऊपर की तरफ। तो करंट की दिशा कैसी होगी, इसके विपरीत दिशा में। ये ध्यान रखना है कि हमेशा जो है ये विपरीत दिशा के अंदर ही दर्शाई जाती है। वापस आते हैं, ये पॉइंट समझ में आ गया। फिर दूसरा बिंदु जो है इसके अंदर, दूसरा बिंदु है कि प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। अगर हमने कहा 1 एम्पियर है तो 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो 6.24 इंटू 10⁻18। ये तथ्यात्मक पॉइंट है। अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं या फिर एसएससी के खास तौर से मैट्रिक लेवल का एग्जाम दे रहे हैं या सेकेंडरी लेवल का दे रहे हैं, तो जिसमें हम देखते हैं कि विज्ञान के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें ये सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। और ये फॉर्मूले आगे भी हमारे लिए काम आएंगे, चाहे हम किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, तो आप लोग ये जरूर देखते हुए चलें। जैसे ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो है उनको आप जरूर, जैसे मैंने फॉर्मूला आपको दिखा रखा है, इस फॉर्मूले को आप लोग जरूर देख लेंगे। जैसे ये I = Q/T जो है ये कहलाता है करंट। इसके बाद आगे के पॉइंट पे चलते हैं हम। आगे पॉइंट जो है, विद्युत धारा जो है जब भी प्रवाहित होती है तो उसके साथ क्या क्या चीजें जो है उत्पन्न होती है या क्या चीज उसके साथ जुड़ी हुई है। ये क्वेश्चन जो है एसएससी के सीजीएल के अंदर आया हुआ है, उसी आधार पर मैंने इसको करा रहा हूं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट आ गया कि जब भी करंट प्रवाहित होगा तो उससे एक रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। जैसे बैटरी के अंदर, तो बैटरी में जैसे ही हम दोनों एनोड और कैथोड को जोड़ते हैं तो करंट प्रवाहित होना शुरू होता है, तो रासायनिक प्रभाव हो गया। और दूसरा हो गया चुंबकीय प्रभाव। जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसके चारों ओर हमेशा क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र विकसित होगा। यदि मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करूं, मैं यहां पर बताता हूं आपको। अभी 1 मिनट, यहां पर देखें, तो इसको यदि मैं हटा देता हूं, ठीक है, इस सारे को मैं, सॉरी, हाँ जी, तो यहां पर अगर हम बात करें एक चीज, अगर मैं एक नॉर्मल वो लूं, उदाहरण के तौर पर अगर मैं एक बैटरी की बात करता हूं, एक बैटरी की बात करूं, तो ये बैटरी है उदाहरण, या एक हम ले लें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत धारा जो है, अगर ये एक तार मैंने लिया है और इस तार के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो इस विद्युत धारा के प्रवाहित करने वाले जो तार हैं, इस तार के चारों ओर ये चुंबकीय रेखाएं विकसित हो जाएंगी। यानी कि हमेशा जो है वो करंट के साथ में ये चुंबकीय क्षेत्र अवश्य विकसित होता है। ये पॉइंट मैं बताना चाह रहा था जो आप लोगों को इसके संदर्भ में, ठीक है। तो वहां पर हमारा यही दिखाया हुआ है कि जब कभी भी करंट प्रवाहित होगा, जैसे मानिए एक ये तार है, तो इसको अंदर ये हमेशा चुंबकीय रेखाएं विकसित होंगी, और इसी को, इन रेखाओं को ही हम चुंबकीय क्षेत्र के रूप में जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो है वो इसी सूत्र के आधार पर है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या विद्युत चुंबकीय प्रभाव, जिसको माइकल फैराडे नाम के एक बहुत ही होशियार वैज्ञानिक ने जिसके बारे में पता लगाया। दूसरा हो गया ऊष्मीय प्रभाव, यानी कि जब कभी भी करंट प्रवाहित होगा तो उसके कारण ऊष्मा या हीट जो है वो हमेशा उत्पन्न होगी। और ये हम देख ही सकते हैं, जैसे बल्ब वगैरह हम जलाते हैं तो बल्ब जलने पर क्या है, ऊष्मा निकलती है। तो इस प्रकार से जब कभी भी करंट प्रवाहित होगा तो ये 3 चीजें वो प्रदर्शित कर सकता है।
तो एसएससी के सीजीएल में क्वेश्चन आया था ये चुंबकीय प्रभाव वाला पॉइंट, कि क्या कौन कौन सा प्रभाव विद्युत धारा के उत्पन्न होने पर होता है। इसके बाद है एमीटर। एमीटर क्या होता है? एमीटर जो होता है वो विद्युत धारा को मापने के लिए जो यंत्र इस्तेमाल होता है वो कहलाता है एमीटर। बस इतना भर देखना है। और इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अभी मैं आपको क्रम बताऊंगा, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब हो गया सीरीज में, और सीरीज का मतलब होता है जब हम किन्हीं तारों को इस तरीके से जोड़ते हैं। सीरीज का मतलब है, मान ले ये एक रेजिस्टेंस या प्रतिरोध का तार है, इस एक तार को हमने दूसरे तार के पहले सिरे से जोड़ दिया। जब ऐसे जोड़ते हैं, जब तारों के एक सिरे को दूसरे तार के अंतिम सिरे को दूसरे तार के पहले सिरे से जोड़ते हुए ऐसे चलते हैं, तो इसको सीरीज कहते हैं। इसका संदर्भ केवल इतना भर है। बाकी हम इसके अंदर जब मैं आप लोगों को कराऊंगा, तो जैसे रेजिस्टेंस कराऊंगा या प्रतिरोध कराऊंगा, उस टाइम मैं इसके बारे में और डिटेल से आपको बताता हुआ चलूँ। तो उसके बाद है विभवांतर, ये पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब क्या हो गया? देखो, अगर हमने कहा कि करंट जो है वो कैसे चलता है, वो करंट एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर प्रवाहित होता है। तो ये मान लेते हैं, हम एक तार ले लेते हैं, एक तार की बात करें, एक ये वायर है, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन है। ये कल्पना कीजिए आप, मान लीजिए एक सतह है और उसके ऊपर पानी है, और सतह जो है बिल्कुल सीधी है, तो पानी जो है इसके ऊपर बहेगा नहीं, संचारित नहीं होगा। तो अगर हमें पानी को आगे बहाना है तो हमें क्या करना होगा? ये जो सतह है इसे ढाल देंगे। जब हम इसको ढाल देंगे तो ये पानी जो है प्रवाहित हो जाएगा। यानी कि जब तक हम दो बिंदुओं के बीच में कुछ अंतर पैदा नहीं करेंगे, तब तक ये पानी प्रवाहित नहीं होगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि किसी भी धातु में, जैसे मान लीजिए कॉपर है, तांबा है, तांबे के अंदर इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। लेकिन अगर हम तार को पकड़ेंगे, मान लीजिए बाजार से हम तांबे का तार खरीद के लाते हैं 1 मीटर 2 मीटर, तो हम देखते हैं उसमें करंट नहीं है। लेकिन जब कभी उसका इस्तेमाल मोटर में हो जाएगा, तो मोटर में क्या होगा, या करंट कैसे प्रवाहित होगा? ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो उदासीन चुपचाप बैठे हुए हैं, वो जब होंगे जब हम इनके बीच में एक अंतर पैदा करेंगे। मान लीजिए ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, तो ए और बी बिंदु के बीच में ये जो ढाल या अंतर पैदा हुआ है, ये पैदा किसके द्वारा होता है? ये एक बल होगा। वे बल क्या कहलाएगा? ईएमएफ। इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल कहते हैं। और सरल भाषा में इसी को हम कहते हैं वोल्टेज, और इसी को हम कहते हैं विभवांतर। ठीक है, यही मेरा संदर्भ है। जो हम इसके अंदर वोल्टेज की बात करते हैं, तो वोल्टेज का मतलब ही ईएमएफ होता है, वोल्टेज का मतलब ही विभवांतर होता है। तो यहां पर ये क्या हो गया? तो अगर ये जो वोल्टेज है या विभवांतर, इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी एक आवेश को या किसी एक चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य होता है, क्योंकि अगर हमें एक स्थान से, मान लीजिए ये स्थान है, इस स्थान से इस स्थान के ऊपर किसी चीज को लेके जाना है, तो इस पर क्या लगाना पड़ेगा? बल। और जब बल लगेगा तो कोई कार्य हो रहा है। तो इसका मतलब है कि परिभाषा क्या होगी? ये देखिए, परिभाषा यहां पर दे रखी है। क्या परिभाषा दे रखी है? वोल्टेज क्या होता है? कोई भी किया गया कार्य, डब्ल्यू का मतलब होता है कार्य, और किसके ऊपर कार्य किया जा रहा है? एक आवेश पर। आवेश किस में चिन्हित होता है? क्यू से। और ये क्या हो गया? ये किसके बराबर, और ये मात्रा किसके बराबर होता है? वोल्ट। क्यों? क्योंकि जो कार्य है उसका मात्रा क्या होता है? एसआई यूनिट, वो कहलाता है जूल, और जो आवेश है उसे कहते हैं कूलाम। तो जूल बटे कूलाम जो है वो आता है वोल्ट। तो वोल्टेज क्या हो गया? वोल्टेज वह कार्य हो गया जो किसी एक आवेश पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर जो कार्य किया जाता है या जो बल लगाया जाता है, उसी को हम वोल्टेज कहते हैं। अब इससे बात निकल के आई कि अगर हमने कहा कि वोल्टेज की परिभाषा तो ये होगी, तो क्या हम दो बिंदुओं के बीच में जब वोल्टेज लगाते हैं और वोल्टेज में अंतर पैदा करते हैं, तो क्या करंट की मात्रा में अंतर पैदा होगा? इसको लेकर जो है वो ओम नाम के जो वैज्ञानिक है उसने सिद्धांत दिया, जिसे ओम का सिद्धांत कहते हैं। उस तक जाने से पहले कुछ और चीज देखते हैं। विभवांतर किस तरीके से पैदा होगा? जैसे यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ,
तो विभव अंतर जो है एक या एक से अधिक विद्युत सेलों से बनी बैटरियों द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। जब हम बैटरी देखते हैं तो ध्यान कीजिए, बैटरी में पानी डालते हैं तो एक एक बैटरी के अंदर जो बहुत सारी सेल होती हैं उन पे ढक्कन लगा होता है, उनको एक एक करके हम पानी से भरते हैं। तो वो सारे के सारे जिनमें पानी भरा जाता है उन्हें सेल कहते हैं। ये सारी की सारी सेल जो है मिलकर बनाती है, जब जुड़ती है तो उसे बैटरी कहते हैं। तो बैटरी भी ये उत्पन्न कर सकती है, इसीलिए तो हम देखते हैं कि इन्वर्टर आदि से बिजली का उत्पादन होता है। विभव अंतर जो है विद्युत धारा उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होगी? जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो विभव अंतर केवल क्या कर रहा है? जो पहले से ही उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उन्हें गति प्रदान कर रहा है ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाए। ठीक है, वह केवल उस चालक में आवेशों में गति ला देता है और विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो वोल्टेज अपने आप में क्या करता है? केवल इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने का आधार प्रदान करता है। अगला बिंदु हो गया। और वोल्ट मीटर क्या होता है? जैसे आपने एमीटर पढ़ा था, एमीटर क्या था? करंट को मापने का जो यंत्र है। इसी तरीके से विभव अंतर या वोल्टेज को मापने के लिए प्रयुक्त तंत्र है। इसे समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। समानांतर क्रम कौन सा होता है? जब हम दो तारों को, उदाहरण के तौर पर ये तार हैं, जब इन तारों को हम इस तरीके से जोड़ते हैं, इसका एक सिरा एक तरफ, यानी कि इन तारों का पहला सिरा तो एक साथ और जो आखिरी सिरे हैं वो उसके साथ, इस तरीके से जब हम जोड़ते हैं दो, उदाहरण के तौर पर प्रतिरोध या रेजिस्टेंस को, इसको कहते हैं पैरेलल, इसी को समानांतर कहते हैं। तो एमीटर तो सीरीज में जुड़ता है और जो वोल्ट मीटर होता है वो किस में जुड़ा होता है? वो होता है पैरेलल या समानांतर क्रम में। थोड़ा सा लग रहा होगा कि अजीब से क्या बातें हैं, लेकिन आगे आगे आपको इसमें काफी रुचि आने वाली है। इसके बाद आवेश का मात्रक तो हमने पढ़ ही लिया। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश को जो है हमेशा कूलाम, ठीक है, मात्रक होता है। और कूलाम को किससे चिन्हित करते हैं? सी से। विभव अंतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। प्रतीक क्या होता है? वी। और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और एम्पियर को कैसे चिन्हित करते हैं? ए। तो जो पॉइंट हमने अभी तक पढ़े हैं उनके केवल मात्रक यहाँ पर बताए गए हैं कि उनको किस तरीके से हम मापते हुए चलते हैं। अगला आ गया ओम का सिद्धांत। ओम ने क्या करा भाई? देखिए, ये एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया। हमने कहा कि दो बिंदुओं के बीच में जब हम विभव अंतर पैदा करते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करते हैं, तो करंट प्रवाहित होने लगता है। तो ये, और दो सिरों के बीच में जो विभव अंतर है वह कितना उत्पन्न किया जाए कि उससे धारा की मात्रा को कम ज्यादा किया जाए। तो दो बिंदुओं के बीच में विभव अंतर के आधार पर धारा का जो सूत्र है वो इसने बताया। और वो क्या निकल के आता है कि जितना वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? करंट। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतनी ज्यादा मात्रा में क्या उत्पन्न होगी? धारा उत्पन्न होगी। और इसी के लिए उसने, और ऊपर मैंने ये भी दे दिया, ये क्वेश्चन इसी तरीके से आया था। धातु के दो सिरों के बीच प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा विभव अंतर में क्या संबंध है? परस्पर संबंध है। कैसा? जितनी ज्यादा वोल्टेज जैसे V है उतनी ज्यादा धारा उत्पादित होगी। ज्यादा वोल्टेज ज्यादा धारा। और जब हम इसको हटाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, यानी कि ये जो अनुक्रमणपाती है, इसको हम हटाते हैं तो हम क्या लिखते हैं? इस पे, इसकी जगह पर हम लगा देंगे क्या? R। तो R क्या होता है? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। जब कभी भी गति होगी तो गति के विरुद्ध एक प्रतिबल, एक विपरीत बल उत्पन्न होगा। जैसे हम देखते हैं यदि हम चल रहे हैं तो पृथ्वी का या सतह का घर्षण बल लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगती है, जो हमारे आगे बढ़ने के विपरीत दिशा में होती है। ऐसे ही करंट जो होते हैं, करंट भी क्या बढ़ रहे हैं तो उसके विरुद्ध क्या होगा? एक प्रतिबल उत्पन्न होगा, क्योंकि प्रकृति में हमेशा ऐसा होता है। तो इसलिए ये प्रतिबल जो है इसको R से करते हैं और इसी को रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध जो है, अब यहाँ पर क्या कर दिया, जैसे हमने यहाँ प्रतिरोध लिखा, तो प्रतिरोध हमारे लिखने के पीछे कारण क्या था? क्योंकि हमें क्या बनाना था? हमें सूत्र बनाना था। और सूत्र क्या है? V = IR। तो इसका मतलब है कि R जो है नियंत्रक हो गया, और ये तार का प्रतिरोध किसे चिन्हित होता है? प्रतिरोध को। प्रतिरोध हमेशा जो है वो चिन्हित होता है ओम से। ये बनता है, इसका प्रतीक ये है। और बोलते क्या है इसको?
ओम बोलते हैं। और अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि गैर चालक ओम क्या होते हैं, ये CDS के एग्जाम में आया। नॉर्मली क्या होगा, देखिए हमने ये जो ओम का सिद्धांत है इसको यदि हम उसके ऊपर देख के चलें, उदाहरण के तौर पर मैं ये करता हूं, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो नॉर्मली क्या होगा, ये हम ये देखते हैं वोल्टेज और करंट। ओम का सिद्धांत क्या कह रहा, ओम का सिद्धांत ये कह रहा जितना वोल्टेज होगा उतना ही इसके अंदर क्या होगा, उतना ही उसके अंदर धारा उत्पादित होगी। और कोई इस नियम का पालन ना करे, यानी कि चित्र जो है इसके विपरीत बन जाए, तो ऐसी स्थिति में गैर ओम होते हैं, उन्हें गैर ओम कहते हैं। क्यों? क्योंकि ओम ने क्या कहा, ओम ने कहा कि इसके बीच में तो डायरेक्ट संबंध है, यानी कि V ज्यादा करोगे तो I बढ़ेगा, जब I बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। लेकिन जो गैर ओम यंत्र होते हैं जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर है, उनके अंदर क्या होता है, आप ये देखिए जब हम ये LED का बल्ब जलाते हैं तो शुरू में रोशनी कम होती है, धीरे धीरे जब करंट की मात्रा ज्यादा प्रवाहित होने लगती है उसके अंदर, तो हम देखते हैं उसके अंदर ज्यादा रोशनी आती है। इसका मतलब है जब करंट की मात्रा ज्यादा है तो ओम तो कह रहा है कि प्रतिरोध भी ज्यादा होगा, यानी कि बहुत सारे करंट का ह्रास होगा, डिप्लीशन होगा, उसका क्षय हो जाएगा। लेकिन गैर ओम में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे करंट की मात्रा बढ़ रही है और तापमान बढ़ रहा है, तापमान के बढ़ने पर भी हमने क्या, वो उसमें क्या होगा, उसमें करंट की मात्रा बढ़ती भी जाती है। तो इन्हीं को हम गैर ओम के सिद्धांत का पालन करने वाले यंत्र। तो CDS की परीक्षा में जो क्वेश्चन था वो था कि कौन कौन से इस नियम का पालन नहीं करते हैं, और ये मैं आपको चित्र में भी दिखा दूंगा, जो हमारा चित्र है उसमें आपको यहाँ पर ये दिखा दूंगा मैं। देखते हैं अभी इसमें, यहाँ पर देखिए, ये देखिए हमने देखा ये क्या हो रहा, ये जो गैर ओम का सिद्धांत कौन सा है, ये देखिए ये ओम के सिद्धांत का पालन नहीं करते। जैसे डायोड, अर्धचालक जो बने होते हैं, और डायोड जो होते हैं वो अर्धचालक के बने होते हैं, ट्रांजिस्टर, फिलामेंट बल्ब। तो इसमें हम क्या देखते हैं, ओम धातु, यहां पर मान लीजिए ये तो ओम का पालन करने वाले हैं, तो इसमें करंट और वोल्टेज दोनों एक दूसरे के क्या, अनुक्रमणपाती। लेकिन गैर ओम धातु में क्या होगा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो करंट की मात्रा है ये वोल्टेज के बढ़ने पर, यहाँ पर हम देख रहे हैं वोल्टेज बढ़ रही है, यहाँ देखिए, तो यहाँ वोल्टेज के बढ़ने पर हम क्या देख रहे हैं कि असीमित मात्रा में वृद्धि होती है, यानी कि वोल्टेज तो कम बढ़ रहा है लेकिन जो धारा है उसकी मात्रा बहुत तेजी के साथ में बढ़ती है। यानी कि सीधे ये क्या नहीं है, जैसे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, जबकि ये उससे ज्यादा वृद्धि हो रही है। यही हम इनके अंदर देखते भी हैं। डायोड वगैरह की जब बात करें तो वे इस नियम का पालन नहीं करते। हो गया। इसके बाद जो है, इसके बाद रेजिस्टेंस का टॉपिक आएगा, वो मैं आपको अगले वीडियो के अंदर कराऊंगा। आपने वीडियो को देखा और सुना, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।